देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग शुभजी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग जो कर रहे थे उसमें हम लोग का मैंने ये नोट डाउन किया है, जो मैंने पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर किया है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस था, अलग अलग टॉपिक था, तो मैंने नोट डाउन कर लिया कि हम लोग का क्या क्या हो गया है। तो एक मतलब टॉपिक के हिसाब से अगर चले तो फॉरेन ब्रांच जो है वो बाकी है, वो हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग जो भी अभी तक सीखे उसमें जो बाकी है वो कंप्लीट कर लेते। जैसे यहाँ पर मैंने होमवर्क भी बताया था तुम लोग को, 12 13 14 ये हम लोग का बाकी है, जो कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोग का यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां पर 6 नंबर हम लोगों ने नहीं किया है। तो आज हम लोग ये वाला 12 13 14 और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से 6 नंबर, ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, ये करने से हम लोग का जो है जो डोमेस्टिक ब्रांच है वो खत्म हो जाएगा, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने से फॉरेन ब्रांच हो जाएगा, तुम लोग का ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन 6 और 9 को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 एंड 9 मतलब ये वाला जहां पर क्वेश्चन बोल के लिखा हुआ है, इलास्ट्रेशन नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते, चलो इसमें जर्नल एंट्री है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर भी बता देते हैं, देखो 9 के बाद यहाँ पर हम लोग को एक ही क्वेश्चन मिलेगा 10 जो कि फॉरेन ब्रांच का है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा हमारे फॉरेन ब्रांच के लिए और बाकी इलास्ट्रेशन से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, आसान है, हम लोग को सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा ओपन बुक। अच्छा देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच इंडिपेंडेंट है, ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्टमेंट द फॉलोइंग एंट्रीज। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए बोला है, और अगर हम लोग का एंट्री नहीं किया गया है तो एंट्री को करना है, यानी एंट्री हमें एंट्री पास करना है। अब जैसा रिक्वायरमेंट होगा, अगर एडजस्टमेंट एंट्री है या रेक्टिफिकेशन एंट्री है तो वो, अगर ओमिशन है तो वो। ठीक है, जैसे पहला एंट्री बोल रहा है, मतलब पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है, इनकम ऑफ 2800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। तो हमें किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करने बोला है, ब्रांच के बुक्स में। तो पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, गुड मॉर्निंग हंस। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन इनकम हुआ है कितने का, 2800 का, एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने 2800 का इनकम एलोकेट किया है ब्रांच को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच ने इसका एंट्री नहीं किया, यानी ओमिशन है, तो हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगा, इनकम क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हेड ऑफ ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए, ब्रांच के पास इनकम आया है तो ब्रांच को लिखना चाहिए टू इनकम, क्योंकि इनकम का नाम नहीं दिया है ना। अगर इनकम का नाम दे देता कि सैलरी है कि फिर कुछ भी रेमुनरेशन है तो वो लिख सकते थे, क्योंकि इनकम का नाम नहीं दिया है तो टू इनकम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो यहाँ पर देखो टू इनकम अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम अकाउंट। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे, इनकम हुआ तो ये, अब इनकम कैसे हुआ है, कोई डेटर, ऐसा नहीं कि ब्रांच का खुद का डेटर से हुआ है, बोल रहा है कि हेड ऑफिस ने एलोकेट किया है ये पैसा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेड ऑफिस, हम एचओ लिख देते हैं। ठीक है, एचओ अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हम लोगों ने नहीं किया था, मतलब ब्रांच ने नहीं पास किया था, तो हम लोग पास कर ले रहे हैं 2800। ठीक है, बीइंग the income allocated by
head office not recorded earlier, now recorded। पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अभी रिकॉर्ड कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाएगा ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ने 3000 सैलरी पे किया है टू हेड ऑफिस मैनेजर, हेड ऑफिस के मैनेजर के लिए, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का जरूरत होगा। तो एक्चुअली अगर ब्रांच ने, ये देखो, ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए था, ब्रांच को एंट्री करना चाहिए था टू कैश बोल के 3000, ठीक है। और यहाँ पर होना चाहिए था हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस का खर्चा उसने पे किया है 3000, लेकिन ब्रांच ने क्या एंट्री कर दिया, ये एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये हो गया करेक्ट एंट्री, ये करेक्ट एंट्री हो गया। रॉन्ग क्या किया है, ब्रांच ने रॉन्ग एंट्री क्या किया है, अमाउंट पेड जो हुआ है टू कैश, ठीक है, उसे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है सैलरी अकाउंट में। तो ऐसे कर दिया है, सैलरीज अकाउंट डेबिट कर दिया है, कितना, 3000 से, ठीक है। अमाउंट सही है, लेकिन एंट्री का जो डेबिट जगह है वो गलत हुआ है। तो टू कैश होना चाहिए, टू कैश हुआ है, तो नो रेक्टिफिकेशन इज नीडेड। बट यहाँ पर सैलरी नहीं होना चाहिए था, सैलरी हुआ है तो सैलरी को क्रेडिट करेंगे, और हेड ऑफिस को डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है तो हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे, ठीक है। इस तरह से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, सही एंट्री। मतलब हम जो है नेट एंट्री पास करें यहाँ पर, और रॉन्ग और राइट करके नहीं लिख रहे। तुम लोग चाहो तो ये लिख लो अपने समझने के लिए, बाद में हेल्प हो जाएगा। टू सैलरीज अकाउंट, टू सैलरीज अकाउंट, अमाउंट ठीक है 3000, अमाउंट में कोई भी रेक्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। अच्छा, ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंट्री। फिर थर्ड वाले में देखते हैं इसमें क्या बोला है। ब्रांच इनकर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर याद आ रहा है, जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंट ब्रांच स्टार्ट किया था, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का एंट्री नहीं करता है। अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 को कुछ भी भेज रहा है, तो वो अपने बुक्स में ब्रांच 2 को रिकॉर्ड नहीं करता। इंस्टेड ऑफ दैट वो ये मानता है कि हेड ऑफिस ने मैंने ये किया, इसीलिए एंट्रीज को, चाहे हम लोग हेड ऑफिस के लिए ट्रांजैक्शन ब्रांच ने किया हो या किसी और ब्रांच के लिए, हमेशा हेड ऑफिस को ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, ताकि रिकंसिलिएशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हेड ऑफिस कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कौन सा रिकंसिलिएशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने बोला था, अगर तुम लोग को याद आ रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि दूसरे किसी ब्रांच का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इस ब्रांच ने पे किया है, बट उसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंट्री ओमिशन है, एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर पे किया है तो टू कैश होगा, और डेबिट किसको करेंगे, कोई दूसरे वाले ब्रांच को नहीं करना है, हेड ऑफिस को ही करना है, ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, थर्ड वाला एंट्री। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, being expenditure incurred on account of other branch now recorded। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। A remittance of 1,50,000 sent by branch has not received by head office on the date of reconciliation of account। बोलो ये एंट्री होगा कि नहीं। बोल रहा है कि ब्रांच ने कुछ रेमिट किया है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कुछ इन ट्रांजिट है, ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया है कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट होने से किसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए, रिसीविंग पार्टी के बुक्स में। अब यहाँ पर रिसीविंग पार्टी कौन है, क्योंकि ब्रांच ने भेजा है, तो रिसीविंग पार्टी कौन है, हेड ऑफिस है। तो इसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए। हम लोग तो ब्रांच का बुक्स बना रहे, तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें लिखना पड़ेगा नो एंट्री, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा नो एंट्री इन ब्रांच, ये लेकिन एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। ब्रांच बुक इज नीडेड, ब्रांच बुक।
इज नीडेड। अच्छा, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखते हैं क्या है। हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस विच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग को रिकॉर्ड करना है। किस चीज का खर्चा? हेड ऑफिस ने 75,000 ब्रांच को दे दिया है एज हेड ऑफिस एक्सपेंस, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? अगर पैसा हेड ऑफिस से मिला है तो टू हेड ऑफिस होगा, ठीक है। जो मतलब क्रेडिट द गिवर टू हेड ऑफिस होगा। और यहाँ पर किस वजह से पैसा मिला है? एक्सपेंसेस की वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 75,000। 75,000 था, हाँ। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एलोकेटेड एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्डेड। अच्छा, ये हो गया फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए ब्रांच कस्टमर। ब्रांच से पैसा कलेक्ट कर लिया है हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस के पास क्या एंट्री होगा पता है? वैसे करना नहीं है हमें हेड ऑफिस वाला। हेड ऑफिस बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट 30,000, और मुझे ये मेरा नहीं है, ये पैसा ब्रांच का है, मतलब जिस ब्रांच का है वहां एलोकेट करना पड़ेगा, तो टू ब्रांच कर देगा। और बोल रहा क्या है? द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय ब्रांच ओनली नाउ, अभी जस्ट मिला है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ब्रांच को क्या रिकॉर्ड करना है? वही हमें एंट्री करना है। तो ब्रांच क्या बोलेगा? मेरा डेटर कम हो रहा है क्योंकि मेरे डेटर ने पैसा दे दिया, तो डेटर को तो कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और पैसा किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है। तो हेड ऑफिस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर, क्योंकि हमें इन द बुक्स ऑफ ब्रांच करने के लिए बोला गया है। तो हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर, सिक्स्थ नंबर एंट्री। being adjustment entry for collection from branch debtor directly by head office, ठीक है। ये हो गया। और बस एक एंट्री बाकी है यहाँ पर। गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000। गुड्स जो है 10,000 का हेड ऑफिस से डिस्पैच हुआ, यानी रिसीविंग पार्टी अभी ब्रांच है। तो अगर एंट्री नहीं हुआ है तो एंट्री होगा, बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, अभी तक ब्रांच के पास आके नहीं पहुंचा है टिल डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन डेट आ गया है, हम लोग रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, बट अभी तक ये गुड्स नहीं पहुंचा है। और ये गुड्स मिल जाएगा, द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, लेकिन मिल जाएगा गुड्स, यही बोल रहा है। तो फिर ब्रांच का क्या एंट्री होगा? क्योंकि रिसीविंग पार्टी है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पर हो जाएगा जीआईटी लिख देते हैं शॉर्ट में, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये सब शॉर्टकट यूज नहीं करना है, हम बार बार बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर रहे हैं तो तुम लोग वहां एग्जाम में करके आ जाओगे, फिर इसका नंबर नहीं मिलता है। बीइंग गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस स्टिल इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 9 में भी किया था। देखो अभी हम लोगों ने कौन सा वाला क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 9 वाला था, जिसमें भी कुछ इस तरह का हमें एंट्री करने के लिए बोला था। तो देखो मैंने जो लिस्ट बना रखा था उसमें यहाँ ऐड कर देते, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो होमवर्क था और क्वेश्चन नंबर 6 ये करने के बाद ही हम लोग फॉरेन ब्रांच कर पाएंगे। और ये देखो ये हम लोग का इतना सारा जो है क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। On 31st March 2002, Kanpur branch submits the following trial balance to
टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। अगर कानपुर ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस सबमिट कर रहा है अपने हेड ऑफिस को, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो हमें समझना पड़ेगा, हमें तो और हेडिंग दे के नहीं दे देगा कि ये वाला मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला है, ये वाला जो है नॉट इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं देगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अपना ट्रायल बैलेंस सबमिट कर रहा है तो अपना फाइनल अकाउंट्स खुद बनाया होगा, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस, सॉरी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बना लिया है उससे, तो ट्रायल बैलेंस सबमिट कर रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। फिर क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। फर्नीचर इक्विपमेंट 18 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 लाख। अच्छा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है 2 लाख, ठीक है, और फर्नीचर इक्विपमेंट 18 लाख ये बैलेंस बता रहा है। अच्छा, फिर बोल रहा है सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, डेटर, कैश एट बैंक एंड इन हैंड, कैरेज इनवर्ड। ये हो गया सारा डेबिट आइटम। और क्रेडिट आइटम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, सेल्स है, और हेड ऑफिस का अकाउंट है। जैसे मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को लिखवाया था कि जो ट्रायल बैलेंस होगा, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का अकाउंट दिखेगा, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का अकाउंट दिखेगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2002 मतलब ईयर एंड का बात हो रहा है। देखो 31 मार्च 2002 मतलब ईयर एंड जो है, यहाँ पर बोल रहा है स्टॉक कितना बता रहा है, देखो स्टॉक जो है वो 62 लाख का है। ऑन 29 मार्च मतलब ईयर एंड के पहले 2002 द हेड ऑफिस dispatched goods costing 10 lakh to its branch did not receive these goods before 1st April 2002। मतलब जब ईयर एंड आया तब ये वाला जो स्टॉक था 10 लाख का, ये इन ट्रांजिट था और रिसीविंग पार्टी कौन था, ब्रांच था। इसका मतलब ब्रांच के बुक्स में इसका एंट्री होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गुड्स आके पहुंचा है 1st अप्रैल मतलब 31 मार्च तक ये जीआईटी में था, और जीआईटी का एंट्री किस में होगा, जीआईटी हो या सीआईटी मतलब कैश इन ट्रांजिट, हमेशा रिसीविंग पार्टी के बुक्स में होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेंस द फिगर ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डज नॉट इंक्लूड दिस गुड्स। मतलब यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दे रखा है ना, हम दिखाते हैं, ये देखो डेबिट साइड में दिया हुआ रहेगा, ये देखो डेबिट साइड में दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 288, ये 10 लाख को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। और ये होगा भी क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस कब बना है, 31 मार्च 2002 को, और तब तक वो 10 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट था और वो 1 अप्रैल के पहले नहीं पहुंचा है। तो 31 मार्च को जब ट्रायल बैलेंस बना है तो 10 लाख वहां पर कम दिख रहा होगा, तो वहां पर 10 लाख हम लोग का क्या हो जाएगा, जीआईटी अगर ऐड होगा मतलब जीआईटी का एंट्री पास होगा तब जीआईटी टू हेड ऑफिस, तो ये 298 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। अब आगे देखते क्या बोल रहा है, ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज द ब्रांच, also the head office has charged the branch 1 lakh for centralized service for which the branch has not passed the entry। हेड ऑफिस ने क्या किया है, ब्रांच के ऊपर 1 लाख का खर्चा चार्ज किया है सेंट्रलाइज सर्विस के लिए, और इसके लिए अभी तक ब्रांच ने कोई एंट्री पास नहीं किया है, तो उसको एंट्री पास करना चाहिए। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उसका एक्सपेंसेस है टू हेड ऑफिस, क्योंकि पैसा हेड ऑफिस से आया है, टू हेड ऑफिस होगा, तो 1 लाख का जो खर्चा है वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं पास क्या क्या करने के लिए बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। बोल रहा है अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री का जरूरत है तो वो हमें पास करना चाहिए, तो ये एडिशनल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होता है, तो ये हम लोगों को पास करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जीआईटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा और ये वाला, ठीक है, ये एक्सपेंसेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो पहला .1 ये वाला हम लोग कर सकते हैं, पहले इसको करते हैं फिर .2 करेंगे। तो यहाँ पर in the books of branch, in the books of branch जर्नल एंट्रीज, पहला एंट्री हो जाएगा जीआईटी अकाउंट डेबिट मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 10
ये सब ना देखो 10 लाख वगैरह जीरो यूज नहीं किया गया है, ये सारा डेटा इन लाख में है। मतलब अगर हम लोग सिर्फ 10 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये सारा डेटा इन लैक्स में है। ये करना पड़ेगा, एग्जाम टाइम में भी करना पड़ेगा अगर हम लोग 10 लिख रहे हैं। और 10 ही लिखेंगे क्योंकि सारे डेटा पे अगर 0 0 ऐड करने जाएंगे तो हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंशन करना है इन लाख में है। तो ये हो गया 10 जीआईटी टू हेड ऑफिस। ठीक है, जीआईटी टू हेड ऑफिस 10। अब इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जर्नल एंट्री करने बोला है। पर्टिकुलरली पहला आंसर हमें जर्नल एंट्री बेसिस पूछा है, तो जर्नल एंट्री में हमें नरेशन हमेशा लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन बोल दे मत लिखो तो बात अलग है। ठीक है, तो बीइंग गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस बट नॉट received by branch before 1st April 2002। हो गया। अच्छा, और एक एक्सपेंस वाला एंट्री है, सेंट्रलाइज्ड सर्विस के लिए एक्सपेंसेस चार्ज हुआ है बट इसका कोई एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसका एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस है किसका, ब्रांच का। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा हेड ऑफिस। अच्छा, कितना होगा, 1 लाख। being amount charged by head office for centralized services, amount charged by head office for centralized services। हो गया। एडिशनल एंट्रीज हमें बोला था, मतलब ये पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, अब बोल रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। मतलब हमें ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस देख के बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। तो फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ब्रांच का हमें प्रिपेयर करके देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st of March 2002, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, क्योंकि ब्रांच के बुक्स में ही हमें ये प्रिपेयर करने के लिए बोला है। रुपीस रुपीस अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक मैंने देखा था यहाँ पर, ये देखो 60 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये भी इन लाख है, यहाँ पर इन टू ओपनिंग स्टॉक 60 लाख। ठीक है, जैसे परचेज होता है उसकी जगह हो जाएगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ये देखो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 288, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, लेकिन इसको ना हम इनर कॉलम में लिखेंगे 288। क्यों, जीआईटी जो था गुड्स इन ट्रांजिट, उसके लिए हम लोगों ने एंट्री किया है। क्या एंट्री किया है, ये देखो जीआईटी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, मतलब हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करेंगे जीआईटी, क्योंकि रिसीविंग पार्टी एंट्री करता है ना, मतलब 288 गोडाउन के पास, गोडाउन में है एज अ स्टॉक, और 10 लाख का स्टॉक जो है वो रास्ते में है, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक हम लोग का रिटर्न भी था, ये देखो रिटर्न भी था, वो हम लोग लेस कर देते हैं। रिटर्न हम लोग का क्रेडिट साइड दिखेगा, ये देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ये भी लेस कर देते हैं, नेट हो जाएगा रिटर्न टू हेड ऑफिस 5। तो यहाँ पर ये नेट करने से +5 और 28 कितना हो जाएगा, 293। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होगा ट्रेडिंग में।
फर्नीचर नहीं होगा, डेप्रिसिएशन सैलरी पीएल में जाएगा, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंस, स्टॉक, गुड्स, डेटर, कैश, कैरेज इनवर्ड होगा 7 लाख का। तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड बैक करो मैम। हाँ ठीक है। 2 कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड 7 हो गया। ठीक है, अच्छा क्रेडिट साइड देखते हैं क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस कर चुके एडजस्टमेंट, सेल्स आ जाएगा, बाई सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 62 लाख बोला था तो ये लिखेंगे, और बाई जीआईटी। ठीक है, जो जीआईटी हमारे यहाँ पर देखो, जो परचेज होता है वो सेल नहीं होता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो जो स्टॉक अवेलेबल है उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक है। जीआईटी वाला हमारे पास आ जाएगा तो हमारा परचेज भी बढ़ा देंगे उसके वजह से, और यहाँ पर वो अभी तक आके नहीं पहुंचा है तो वो सेल तो हो नहीं सकता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बाई जीआईटी वाला भी हो जाएगा, बाई ऐसे लिख सकते हैं, हाइफन देके भी जीआईटी लिख सकते हैं, हम अलग से ही लिख रहे हैं। ठीक है, जीआईटी बोल के यहाँ पर 10 लाख। अब हम लोग टोटल करके देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 360, 62 और 10 ये हो गया 72, 72 और 360 चेक करते हैं, 72 और 360 432। अच्छा 432, यहाँ पर भी 432, ये टोटल कितना हो रहा है 60 और 293, 60 प्लस 293 प्लस 7 था 360, 360 माइनस 432, तो ये वैल्यू हो जाता है, ये क्या हो गया 72। ठीक है 72 आ रहा है तो इसको लिख देते हैं, 2 क्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन 72। अच्छा अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाई जीपी 72। अब यहाँ पर जो भी पीएल आइटम है वो नोट डाउन करेंगे। पीएल आइटम में फर्नीचर डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन 2 लाख, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 लाख। अच्छा सैलरी 25, रेंट 10, रेंट 10, एडवर्टाइजिंग 6, टेलीफोन ये सब मिला के 3। अच्छा 2 एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 6 लाख, टेलीफोन पोस्टेज ये सब मिला के 3 लाख, टेलीफोन पोस्टेज स्टेशनरी 3 लाख। अच्छा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1 लाख, 2 सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1 लाख। अच्छा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेटर ये सब तो नहीं आएगा, बाकी सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया। क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हम लोग का यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर होता है तो वो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो वो 2 जगह पे आता है। जैसे ये वाला सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चा किया गया है उसका रिकॉर्डिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री डबल एंट्री होगा, तो एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा 1 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर सेंट्रलाइज्ड सर्विस, सेंट्रलाइज्ड सर्विस 1।
अच्छा, और बाई साइड में तो कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 72 लाख। अच्छा, ये कितना हो जा रहा है? 25 प्लस 10 35 35, और ये हो गया 35 36 37 37 और 3 37 और 3 40 40 और ये 6 46 47 48 48 माइनस हो जाएगा। 72 माइनस 48 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस अकाउंट 24 72 नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बोला था कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ट्रेडिंग इन ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनेगा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2002। एसेट्स लाइबिलिटीज। अच्छा, ब्रांच का एसेट क्या क्या है चेक करते हैं। एसेट यानी डेबिट साइड, फर्नीचर इक्विपमेंट, फर्नीचर इक्विपमेंट, ये 18 लाख है। ठीक है, तो हम लोग 18 लाख ही लिखेंगे यहाँ पर। समझाते हैं क्यों। ये नॉर्मली देखो क्या होता है। नॉर्मली हम लोग को बैलेंस शीट के बाहर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो वो हम लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी बता दिया है, यानी आफ्टर डेप्रिसिएशन ये 18 लाख होगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 20 लाख लिख के वहां से 2 लाख का डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं। इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो। या तो 18 लाख लिख दो, या फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20 लाख। ठीक है, फिर यहां से लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन जो कि 2 लाख है, तो नेट करके आ जाएगा 18 लाख। तो ऐसा भी चलेगा, डायरेक्ट 18 लाख लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फर्नीचर हो गया। सैलरी वगैरह तो नहीं होता है, हम लोग अभी ढूंढेंगे। बैलेंस शीट में क्या लिख सकते हैं? कैश डेटर लिखेंगे। डेटर 20 लाख, डेटर 20 लाख। अच्छा, इसके बाद स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक, ম্যাম এখানে ফিক্সড কারেন্ট অ্যাসেট বলে সবকে মেনটেন করতে হবে। ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট বলে মেনশন না না করলে হবে, ওটা মানে মেনটেন করে লিখলেই হবে। মানে ওপরে ফিক্সড অ্যাসেট হেডিং না দিলেও হবে, তোমাকে একটা যে কোনো ফরম্যাটে লিখতে হবে। মানে তুমি প্রথম ফিক্সড লিখলে, ফিক্সড অ্যাসেট, তারপর আর কিছু নেই, সেজন্য কারেন্ট অ্যাসেট গুলো লিখছি। এবার কারেন্ট অ্যাসেটও মেনটেন করে লিখলে ভালো, কারণ এটাই তো নিয়ম কি আগে ডেটার, তারপর স্টক, তারপর যে কি বলে ক্যাশ। এটা যত লিকুইড হবে সেটা সবার লাস্টে যাবে। তো একটা মেনটেন করে লিখলেই ভালো। একদম স্টার্টিং এ ক্যাশ লিখে দিলাম, এটা ঠিক না। अच्छा, अब देखो स्टॉक में हम लोग कितना लिखेंगे? 62 और जीआईटी में 10, यही था शायद। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से 62 और 10 ये हो गया हम लोग का स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा? कैश, कैश आ जाएगा। कैश, कैश कैसे था? कैश एट बैंक इन हैंड, कैश एट बैंक इन हैंड 8। अच्छा, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है एसेट साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये देखो ये वाला 3 लाख। और यहाँ पर क्या आएगा? देखो, जैसे क्रेडिटर वगैरह होता है ना, उसी तरह से ब्रांच के बुक्स में किसका अकाउंट होगा? हेड ऑफिस का। और हेड ऑफिस के लिए पे मतलब देखो, हेड ऑफिस का यहाँ पर ऑलरेडी हेड ऑफिस लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में 80। तो हम लोग जो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से हम लोगों का फाइनल अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। देखो, फर्नीचर हम लोगों ने यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यूज हो गया, सैलरी यूज हो गया, रेंट यूज हो गया, एडवर्टाइजिंग यूज हो गया। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, तो देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम एक ही जगह पे यूज
यूज हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन तो एक खर्चा है, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी तो नहीं लिख सकते ना। तो देखो मतलब दो जगह पे नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया। लेकिन ये चीज देखो, मैंने इसका इम्पैक्ट क्या दिखाया, मैंने 18 लाख ही दिखाया है जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस में है। मैंने यहाँ पर 2 लाख ऐड किया, यहाँ से लेस किया, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट 18 लाख दिखा सकते हो। ट्रायल बैलेंस का जो भी अंदर में आइटम रहता है वो हमेशा एक ही जगह पे पोस्ट होता है। तो ये देखो, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में पोस्ट हो गया, ये हम लोग का पीएल में पोस्ट हो गया, ये पीएल में चला गया, ये भी पीएल में चला गया, ये भी पीएल में गया, ये आइटम भी पीएल में गया, ये भी आइटम पीएल में गया। अच्छा, ये जो है ट्रेडिंग में गया, ये भी ट्रेडिंग में गया, ये बैलेंस शीट में गया। ठीक है, देखो सारा चीज जो है हम लोग का एक एक करके अलग अलग जगह पे पोस्ट होता गया। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में गया, ये ट्रेडिंग में गया, ये हम लोग का बैलेंस शीट में गया, ये ट्रेडिंग में गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बाकी है, ये देखो ये भी हम लोग का ट्रेडिंग में गया। बाकी ये है हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या होगा, हेड ऑफिस तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में रहता है। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का अकाउंट। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट ब्रांच का ट्रांजैक्शन होता है, तो सॉरी इंडिपेंडेंटली कोई ब्रांच होता है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर का ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर हेड ऑफिस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सिमिलरली हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट या क्रेडिट होता है। तो हेड ऑफिस क्रेडिट में है तो हम लोग हेड ऑफिस को क्रेडिट यानी लायबिलिटी साइड में 80 लाख लिखेंगे इस तरह से, हेड ऑफिस 80 लाख। ठीक है, अब इसमें एडजस्ट क्या करेंगे, ये देखो जो हम लोग का यहाँ पर एंट्री हुआ, हेड ऑफिस को 10 लाख से क्रेडिट करना है और हेड ऑफिस को 1 लाख से क्रेडिट करना है, मतलब ऐड करेंगे, जीआईटी को ऐड करना पड़ेगा, हेड ऑफिस का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीआईटी ऐड करेंगे, हम लोग एंट्री के हिसाब से चल रहे हैं, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक्सपेंसेस 1। तो यहाँ पर टोटल हो गया 91। ठीक है, और ऐड कर देते हैं यहीं पर नेट प्रॉफिट को भी, क्योंकि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस के पास ही तो वो ये नेट प्रॉफिट जाएगा ना। तो यहाँ पर 24 ऐड करके भी लिख सकते हो, इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, हम ऐड करके लिख दे रहे। तो ये हो गया 5 और 9 10 11 115। अब दोनों साइड हम लोग का टैली होना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा 118। और इसका चेक करते हैं 20 और 10 30 40 48 48 और 8 48 और 8 56 56 प्लस 62, तो ये हो गया 118। तो दोनों साइड टैली हो गया। देखो, तो जो भी हम लोग को बोला था, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पॉइंट यहाँ पर कर लिया, जर्नल एंट्री फाइनल अकाउंट्स बना लिया, 3 पॉइंट नहीं 2, और लास्ट बाकी है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। अब क्या बोला है, देखो हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हेड ऑफिस को क्या करना है, अपना एक कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट बनाना है, कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग, कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सारे ब्रांच को बोला जाता है कि अपना अपना फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब भी सबमिट कर दो। ठीक है, फिर हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजों को एक जगह पे दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमें इनकॉर्पोरेशन करना है ब्रांच के पूरे ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस के बुक्स में। तो हेड ऑफिस एक्चुअली इसके लिए क्या एंट्री करता है, हेड ऑफिस बोलता है इस तरह से कि ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी। ठीक है, इस तरह से एंट्री होता है। तो अगर हेड ऑफिस के बुक्स में होगा तो हेड ऑफिस इस तरह से सोच के ट्रीटमेंट करेगा कि ब्रांच का स्टॉक मेरा, ब्रांच का सेल मेरा, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, तभी तो इनकॉर्पोरेट हो पाएगा, दोनों को एक जगह पे लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बुक्स में एंट्री होगा, इनकॉर्पोरेट एंट्री हेड ऑफिस करेगा। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन एंट्री हेड ऑफिस ही करेगा ऐसा बात नहीं है, ब्रांच भी कर सकता है। हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट मेरे पास आ रहा है, और ब्रांच बोलेगा हम हेड ऑफिस को अपना एसेट दे रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एंट्री जो है वो मतलब हेड ऑफिस के लिए रिसीविंग होगा, लाइबिलिटी रिसीव, एसेट रिसीव, एक्सपेंस रिसीव, इनकम रिसीव, और ब्रांच के तरफ से होगा सारा जो जा रहा है। ठीक है, मतलब ब्रांच बोलेगा मेरा एसेट हेड ऑफिस के पास जा रहा है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होता है वैसे ही हेड ऑफिस क्या करेगा, फिर इस तरह से एंट्री पास करेगा। मतलब देखो एंट्री ऐसे हो जाता है, हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करता है, अगर हम एसेट का ही बताते हैं तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरे पास आ जाता है सारे ब्रांच का एसेट, तो हेड ऑफिस बोलेगा एसेट टू
एसेट टू इस तरह से बोलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच क्या बोलता है, ब्रांच बोलेगा हेड ऑफिस मेरे से मेरा एसेट ले रहा है। और जब ईयर स्टार्ट होगा फिर से हेड ऑफिस बोलेगा जो भी अपना अपना एसेट लेके जाओ, मतलब फिर से जब नया साल स्टार्ट होगा तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट ब्रांच को दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए इस तरह से एंट्री पास किया जाता है। तो अभी देखो कैसा एंट्री होगा। पॉइंट नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अच्छा देखो, ट्रायल बैलेंस हम लोग देखेंगे। ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम को टेक ओवर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट को अलग से एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी का अलग से कर देंगे और इनकम एक्सपेंसेस का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्या क्या आ रहा है। पहले हम लोग ट्रेडिंग को टेक ओवर करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली भी चाहो तो लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है जीआईटी, गुड्स परचेस बट नॉट रिसीव्ड, जीआईटी डेबिट हो जाएगा। ये लेस में है, देखो ये तो लिखने का पैटर्न है, ये लेस में है मतलब ये बाई साइड में क्रेडिट आइटम है, ठीक है। ये लेस है यानी ये क्रेडिट आइटम है। जब क्रेडिट साइड का एंट्री करेंगे तब इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग देखो, हम लोग इंडिविजुअली आइटम लिख के भी कर सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा रहे, देखो कैसे हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, $60 in lakh, opening stock debit 60, goods received from head office, $288, GIT 10, carriage inward 7, ठीक है। ये देखो कैरेज इनवर्ट था यहाँ पर डेबिट साइड में। ये सारा चीज जो है हेड ऑफिस अपने पास रिसीव कर रहा है, तो ये एसेट्स है तो डेबिट आइटम है, तो इस तरह से होगा। टू क्या लिखा जाएगा, टू ब्रांच, और इसका टोटल करना है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल चेक करना पड़ेगा। अच्छा किया हुआ तो नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 60 और 10 77, 288 प्लस 77, ये हो गया 365, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 365 टू ब्रांच अकाउंट। अब इसका हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग इसको कैसे लिखें, बीइंग ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग आइटम इन ब्रांच ट्रायल बैलेंस डेबिटेड बीइंग ट्रेडिंग आइटम इन ब्रांच ट्रायल बैलेंस टेकन ओवर बाय हेड ऑफिस, ऐसे लिखते हैं टेकन ओवर, या फिर ऐसे लिखते हैं इनकॉर्पोरेटेड टू हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली 365 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग देखो दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम लोग इंडिविजुअली नाम लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच ट्रेडिंग लिख सकते हैं। ये इंडिविजुअली नहीं लिख के ब्रांच ट्रेडिंग 365। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे डिटेल्स दिखाना पड़ेगा कि कितने सारे आइटम का टोटल है। हम ऐसे भी एक करके दिखा देते, ठीक है। ये जैसा किया है वैसा रहने दो। अब ब्रांच का क्रेडिट साइड में हम इस तरह से करके दिखाते हैं कि हम लोग अगर एक साथ लिखते हैं तो उसका कैसे हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो ये मैंने इंडिविजुअली दिखाया। अब नेक्स्ट दिखाते हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी एक ही तरीके से करना है, दो अलग अलग तरीके से हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से कर दिया फिर एक साथ कर दिया, अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट आइटम। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग का ही क्रेडिट आइटम हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या है, सेल्स है। ये देखो क्रेडिट साइड में हम लोग का सेल्स आ जाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा
सेल्स क्लोजिंग स्टॉक और ये जीआईटी, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक जीआईटी मतलब 360 और यहाँ पर 62 और यहाँ पर 10 और ये 5 रिटर्न, ये सारा आइटम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग, ऐसे लिख सकते हैं नाम, टोटल सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एंड जीआईटी टू हेड ऑफिस credited to branch, GIT credited to branch trading account, ठीक है। यहाँ पर टोटल लिखेंगे, टोटल देखते कितना होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या है। इंडिविजुअल अमाउंट एज फॉलोज, इंडिविजुअल अमाउंट एज फॉलोज, सेल्स 360, GIT क्लोजिंग स्टॉक ये 62 और ये 10 था, और रिटर्न 5, तो टोटल हो जाएगा, ये हो गया 60 और 60, ये 420, 430, 537, 437 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 437। ठीक है, तो किसी भी एक तरीके से हमें लिखना चाहिए, या तो ऐसे ही पहले लिख लो फिर डायरेक्ट यहाँ पर नरेशन लिख दो और कुछ नहीं करना है, या फिर अगर हम लोग टोटल करके लिखते हैं तो ऐसा, लेकिन कोई भी एक पैटर्न से लिखेंगे, दोनों को मिक्सड अप करके नहीं लिखना है, यहाँ पर हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी 72 का प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री कैसे हो जाएगा, इसका एंट्री होगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल। ठीक है, कितना अमाउंट है 72, being GP earned by branch credited to branch PL account। अच्छा, तो ब्रांच का प्रॉफिट भी लिया गया हेड ऑफिस के तरफ से, तो ये एंट्री हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग पीएल आइटम को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इस तरह से होगा ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अच्छा, पीएल का क्या क्या आइटम हो जा रहा है चेक करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 72 से 42 माइनस करने से ही पता चलेगा। 72 से अगर 42 माइनस कर देते हैं, सॉरी 24 माइनस कर देते हैं, जितना बचेगा वही टोटल हो जाएगा 48। ठीक है, तो पीएल आइटम का वैल्यू 48 आ रहा है, तो यहाँ पर 48 रुपीज 48 लाख से एंट्री होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 48 और 48, बीइंग टोटल ऑफ branch expenses debited to branch PL, total are as follows। तो टोटल क्या क्या है, टोटल यहाँ पर आ जाएगा सैलरी, ये देखो क्या क्या आ जाएगा, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, अच्छा अमाउंट लिखते हैं 25,10,63, 25,10,631, 25,10,631। अच्छा, और है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2 लाख। अच्छा, और एक था जो सेंट्रलाइज्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब हेड ऑफिस एक्सपेंसेस,
1, ये टोटल मिला के हम लोग का हो रहा था 48। ठीक है, वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड किए। ऐसे कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली नाम लिख के कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया। अच्छा, आप देखेंगे ब्रांच का पीएल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये देखो सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, ये पीएल रिकॉर्ड होगा। तो ब्रांच पीएल टू पीएल मतलब नेट प्रॉफिट 24 लाख। ठीक है, 24 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच पीएल टू पीएल being net profit credited to general पीएल। ठीक है, ये वाला जो पीएल है, सिर्फ ब्रांच पीएल लिखने का मतलब ब्रांच का प्रॉफिट। ब्रांच का प्रॉफिट कौन टेक ओवर कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है, इसीलिए वो डेबिट कर रहा है। और कहां पर वो ऐड करेगा? अपने पीएल में, जनरल पीएल, जिसको सिर्फ पीएल लिखा जाता है। सिर्फ पीएल या जनरल पीएल कोई कुछ भी लिख सकते हो। ब्रांच पीएल मतलब ब्रांच का, और 2 पीएल मतलब हेड ऑफिस के पीएल का बात हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा वाला टेक ओवर करेंगे? पूरा ट्रायल बैलेंस हम लोगों का इनकॉर्पोरेट हो रहा है। अब हम लोग जो है एसेट को टेक ओवर करेंगे। अब हम लोग इंडिविजुअली नाम लिख के भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली लिख के ही दिखा देते, देखो तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, कितना नंबर एंट्री हो रहा है? ये वाला नंबर मैंने नहीं लिखा, 3rd। ये हो गया 4th नंबर। 5th, 6th नंबर। एसेट टेक ओवर हो रहा है तो फर्नीचर, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डेबिट। हमें हेड ऑफिस के तरह से सोचना है। ठीक है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डेबिट 18 लाख। अच्छा, और क्या मिलेगा? और स्टॉक, यहाँ पर देखते हैं ना बैलेंस शीट बना हुआ है, यहाँ से देख देख के लिख देंगे। अच्छा, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, जीआईटी डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट। अच्छा, अब लिखेंगे डेटर डेबिट। अच्छा, यहाँ ना ब्रांच डेटर लिखेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा ब्रांच डेटर। मतलब कंफर्म हो गया कि ब्रांच के डेटर का बात हो रहा है। ब्रांच स्टॉक 62 लाख, जीआईटी 10 लाख। अच्छा, और क्या था? कैश, ब्रांच कैश एट बैंक एंड एट हैंड, ये हो गया। ये कितना था? 8 लाख था शायद, चेक करते। 18 20 62 10 और 8, हाँ 118 हो जाएगा। टोटल हो रहा है 118। तो यहाँ पर हो गया 2 ब्रांच 118 टोटल, बीइंग incorporation of assets in head office books, asset in head office। तो हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच से सारा एसेट ले लिया और ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हो जाएगा लाइबिलिटी टेक ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी में था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये था 3 लाख। और यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट 3, being incorporation of branch outstanding expenses in head office books। ठीक है, ये वाला हो गया। बस इतना ही करना है। अगर सोच रहे हो तुम लोग कि ये वाला क्यों नहीं किया 115, तो एक चीज देखो, ये 115 आया कैसे? ये सारे इनकॉर्पोरेशन से ऑटोमेटिकली 115 आएगा, है ना? क्यों? देखो यहाँ पर हम लोग का क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हम लोगों का जो जीपी हुआ 72, उसी को यूज करके नेट प्रॉफिट हुआ 24, और उसी नेट प्रॉफिट को दिया हम लोगों ने यहाँ पर। और इसके अलावा जो जीआईटी और हेड ऑफिस है उसका एडजस्टमेंट करके हम लोग का यहाँ पर 115 आया है। ठीक है, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट 115 दिख रहा है, तो ये एंट्री हम लोग को करना नहीं पड़ता है। यही इनकॉर्पोरेशन करने से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जनरेट होगा। तो हम लोग का इनकॉर्पोरेशन एंट्री में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये देखो ब्रांच क्रेडिट हुआ था कितना? 365 से
फिर डेबिट हुआ 437 से, तो एक चीज देखो ये ऑटोमेटिकली पीएल बन रहा है कि नहीं, ये देखो 437 और उधर 365, इसको अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 72, ठीक है, जो कि जीपी बता रहा है। तो 72 क्या आ गया, 72 ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस आ गया, ठीक है। अब देखो ब्रांच का क्रेडिट में कितना है, 72 है, फिर से ब्रांच का डेबिट में 48, तो एडजस्ट करो, एडजस्ट करने से 24 आ जाएगा, चेक करके देख लो। 24 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 24 ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, पीएल है, लेकिन ये प्रॉफिट जब हेड ऑफिस टेक ओवर कर रहा है तो ये क्रेडिट आइटम डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्रांच का 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। लास्ट यहाँ पर दिख रहा है हम लोग का ब्रांच का 24 हो गया है डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 118 क्रेडिट, 118 हो गया है और 3 हो गया है डेबिट, ठीक है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है चेक करके देख लो। यहाँ पर 24 प्लस 3 कर लेते हैं, 27 माइनस 118, मतलब यहाँ पर आ गया 91, ठीक है। 91 हम लोग का क्या आ गया, 91 हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, 91 हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इस तरह से ही होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का आया 24 72, यहाँ तक हम लोग का आ रहा है, ब्रांच का डेबिट 24 आ रहा है एडजस्ट करने से। फिर यहाँ पर क्रेडिट में 118 और डेबिट में 3, 118 और 3, 115, ये देखो 118 और 3 एडजस्ट करने से 115 आ रहा है, देखो ये एडजस्ट हो गया ना, वही हम बोल रहे हैं एडजस्ट तो होना चाहिए, 115 और 3 एडजस्ट होना चाहिए। तो ये देखो 115 ऑटोमेटिकली आएगा जब हम लोग एसेट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी को एडजस्ट करेंगे 115 ऑटोमेटिकली आएगा। और जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल को एडजस्ट कर रहे हैं तो जो हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है वो वहां पर एडेड है। ये देखो जब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना तो ये पॉइंट हम लोग का एडेड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, 115 में 24 ऐड हो रहा है, हम लोग का नेट प्रॉफिट 24 आ रहा है ना। और अभी हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड किया था, 118 हम लोग का डेबिट बैलेंस आया था और 3 जो है हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आया था, ठीक है। तो बैलेंस कितना आया 115, और ये कैसे आया होगा, ये सारे एंट्रीज के वजह से। तो ये करने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ हमें इंडिविजुअली अमाउंट को इनकॉर्पोरेट करने का जरूरत होता है, इंडिविजुअली जो भी हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि इंडिविजुअल एसेट्स लाइबिलिटीज, ये सारे चीजों को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इनकॉर्पोरेशन एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 6 था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी हम लोग का यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है क्या क्या हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग के पास बाकी है 12, 13 और 14। अच्छा देखते हैं, इलास्ट्रेशन 12, 14 और 13। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 14, ये वाला करेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 14, देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है मेसर्स रामचंद्र एंड कंपनी हैदराबाद हैज ए ब्रांच इन दिल्ली, ठीक है। तो हैदराबाद हैज ए ब्रांच इन दिल्ली, दिल्ली में क्या है, ब्रांच है, तो ये क्या है, हेड ऑफिस है, हैदराबाद में क्या है, हेड ऑफिस है। द दिल्ली ब्रांच डील्स नॉट ओनली इन गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच नॉर्मली अपने हेड ऑफिस से ही स्टॉक लेता है, बोल रहे कि सिर्फ ये अपने हेड ऑफिस से नहीं लेता है, बट ऑल्सो बाई सम ऑक्सिलरी गुड्स एंड डील्स इन देम, अपने आप भी कुछ ऑक्सिलरी गुड्स खरीदता है और उसको भी बेचता है। दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी पीएल अकाउंट बट क्लोज ऑल अकाउंट्स इन द क्लोज ऑल अकाउंट्स टू द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ओपन देम afresh ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। बोल रहा है कि इंडिविजुअली पीएल वगैरह नहीं बना रहा है, लेकिन क्या करता है, क्लोज कर देता है सारे अकाउंट्स को हेड ऑफिस के यूज करके, हेड ऑफिस अकाउंट को यूज करके, और एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे उनको इंफॉर्मेशन मिलता है फिर वो ओपन करते हैं फ्रेश ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस जिस तरह से इसे ट्रीट करने बोलता है उस तरह से वो ट्रीट करते हैं। द फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस बुक्स, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन होता है, ये बता रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है,
The goods from head office are invoiced at selling price to give a profit of 20% on the sale price. बोल रहा है कि गुड्स जो भेजा जाता है हेड ऑफिस से ब्रांच में वो इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है, ठीक है। और इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। फिर बोल रहा है द गुड्स सेंट फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट। गुड्स जो भेजा जाता है ब्रांच से हेड ऑफिस वो कॉस्ट में भेजा जाता है। गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हम लोग को ब्रांच का ट्रेडिंग, प्रॉफिट और पीएल अकाउंट बनाना है, और उसके साथ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है, और उसके साथ हमें ब्रांच का बुक्स में ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है। और क्या बोल रहा है? इन द हेड ऑफिस बुक्स। अच्छा, ब्रांच ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अच्छा, हेड ऑफिस के बुक्स में हमें ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाना है एक्सेप्ट बैलेंस शीट, और हम लोगों को एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रायल बैलेंस में है हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2001, ठीक है। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच के बुक्स में दिख रहा है इतना 15,000। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000, परचेज 20,000, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर बोल रहा है हेड ऑफिस सप्लाइड एट इनवॉइस प्राइस, जो हेड ऑफिस से गुड्स आता है उसका ओपनिंग बैलेंस, और ये इनवॉइस प्राइस पे है क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे ही भेजा जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स बोल रहा है 500, मतलब बोला है ना कि ऑक्सिलरी गुड्स खरीद के भी ये बेचता है, तो फिर ये 500 है। सैलरी दिख रहा है, रेंट दिख रहा है 3000। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या है। सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कैश ऑन हैंड, और यहाँ पर कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर। और इधर देखते हैं क्रेडिट आइटम में है सेल्स है, सेल्स, गुड्स टू हेड ऑफिस, करेंट अकाउंट, हेड ऑफिस करेंट अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बस और कुछ नहीं है। द ब्रांच बैलेंस एट 1 Jan 2001 वेयर एज अंडर, ठीक है। ब्रांच का बैलेंस जो है 1 Jan को क्या क्या दिख रहा है? फर्नीचर 5,000, सन्ड्री डेटर इतना, कैश, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। मतलब क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का? जो क्लोजिंग स्टॉक बना हुआ है हेड ऑफिस, जो स्टॉक इनवॉइस प्राइस में ब्रांच को भेज रहा है, उससे जो क्लोजिंग स्टॉक बना है वो है 3000, एंड दैट ऑफ परचेज गुड्स, जो ऑक्सिलरी गुड्स परचेज करता है ब्रांच खुद से, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक है 1000। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन ब्रांच एसेट। डेप्रिसिएशन अगर देना है तो एसेट पे 10% देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद ये फॉरेन ब्रांच आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हम लोग का ये वाला 14। इसका हमें मेनली क्या प्रिपेयर करना है? मेनली हमें हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ये प्रिपेयर करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ऐसे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस है हैदराबाद। दिल्ली ब्रांच trading and PL account for the year ended 31st December 2001. Particulars. अच्छा, ट्रेडिंग जैसे बनता है वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो वो लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस, ये हेड ऑफिस का बैलेंस है, ठीक है। मतलब ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का बैलेंस दिख रहा है, ये कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक नहीं है। ये है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000, ये लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस गुड्स, हेड ऑफिस गुड्स, और एक है अदर, मतलब
खुद से जो परचेज कर रहा है। पढ़ के देखते कितना बोल रहा है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये लिया गया है। ओपनिंग स्टॉक ये देखो 4000 और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स 500, ठीक है। तो अदर गुड्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 500, बट ये वाला इनवॉइस प्राइस पे है तो हम लोग इसका लोडिंग हटा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें आगे इसको रिवर्स करने का जरूरत नहीं होगा, हम यहाँ पर लोडिंग हटा के ही लिख रहे हैं। 4000 पे कितना हो जाएगा, कितना लोडिंग लगा के भेजा जाता है, 20% ऑन सेल प्राइस। तो ये इसके ये किसका ट्रायल बैलेंस है, ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। ब्रांच अपने ट्रायल बैलेंस में इसे कॉस्ट में ही रिकॉर्ड किया होगा, और ब्रांच का कॉस्ट हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस है, ब्रांच का कॉस्ट है, और हेड ऑफिस का प्रॉफिट ही हमें पता करना है, उन्होंने ही सेल किया है। तो प्रॉफिट है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 4000 पे 20% हमें लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते 4000 पे अगर हम लोग 20% हटा देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये कितने का वैल्यू है, ये है 120 इंटू 100 करना है। तो चेक करते हैं 4000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। ये 333 क्यों आ जा रहा है? 20% on the sale price to give a profit of 20% on the sale price। तो ये 120 का वैल्यू है, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, 100 कैलकुलेट करना है। एक तो इधर लिखते हैं, एक मिनट, हेड ऑफिस गुड्स, और यहाँ पर लिखेंगे अदर्स। अदर्स वाला है 500 और हेड ऑफिस वाला 4000। ऐसे कर लेते हैं, 4000 पे 20% हम लोग का लेस हो जाना चाहिए। मतलब हम अगर ऐसे निकाल लेते 4000 माइनस 4000 इंटू 20%, इसमें 20% प्रॉफिट है, तो 4000 का 20%, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही होना चाहिए। 800 माइनस 4000, तो ये हो जाएगा 3200। तो मेरा 3200 वैसे भी आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। 4000 ये कितने का वैल्यू हो जाएगा, ये 120 का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग 20 करके प्रॉफिट हटा देते तो ये 666 इतना आ रहा है, माइनस 4000। तो ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है 333, वो डिवाइड करने से, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3700 का टोटल ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब परचेज लिखना पड़ेगा, तो परचेज दो जगह से है, कि बाहर से भी परचेज किया जाता है, हेड ऑफिस से भी मिला है। हेड ऑफिस से 50,000 का मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स टू ब्रांच, ठीक है। क्योंकि हेड ऑफिस बना रहा है तो वो इसी तरह से लिख सकता है। तो 50,000 माइनस 50,000 इंटू 20%, क्योंकि हेड ऑफिस बना रहा है तो हम लोग इसका प्रॉफिट को एलिमिनेट करके ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 इंटू 20%, क्योंकि उनको पता है कितना प्रॉफिट लगा हुआ है, तो ये हो गया 10,000, मतलब ये 40,000 हो जाएगा। और मार्केट से कुछ खरीदा गया है कि नहीं चेक करते हैं। परचेज 20,000, अदर परचेज 20,000 है, टू परचेज 20,000। और क्या है, ट्रेडिंग का आइटम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स लिख दिया, सैलरी रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस ये सब नहीं होगा। सेल्स हो जाएगा, सेल्स 1 लाख बाई सेल्स 1 लाख। अच्छा, गुड्स टू हेड ऑफिस, ठीक है। ये क्रेडिट साइड दे रखा है, मतलब ये हम लोग का क्या है, ये रिटर्न है, ठीक है। गुड्स टू हेड ऑफिस को भेज दिया गया था, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई गुड्स फ्रॉम ब्रांच, बाई गुड्स फ्रॉम ब्रांच 3000। नहीं, ये ब्रांच से आया है, यहाँ पर बोला गया था, देखो ये वाला, द गुड सेंड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट, ये बता दिया था। ये ब्रांच से जो आता है वो कॉस्ट में ही होता है, नहीं तो इसका भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता 20%, ठीक है। क्योंकि ये एट कॉस्ट में आता है तो फिर इसका एलिमिनेशन का हमें जरूरत नहीं हुआ, अदरवाइज यहाँ पर भी तो हमें एलिमिनेट करना चाहिए था ना। फिर ये करेंट अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब हमारा ट्रेडिंग के काम का नहीं है। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का यहाँ पर फर्नीचर, डेटर, कैश, क्रेडिटर। क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 3000 बाई क्लोजिंग स्टॉक
तो हेड ऑफिस वाला, हेड ऑफिस गुड्स बोल रहा है इनवॉइस प्राइस पे 3000, तो इसमें लेस करना पड़ेगा 3000 माइनस 3000 इंटू 20%, तो ये 600 माइनस हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। अच्छा, और अदर स्टॉक का, एंड दैट ऑफ परचेज गुड्स एट कॉस्ट 1000, तो यहाँ पर लिखते हैं अदर जो परचेज किया जा रहा है उसका जो स्टॉक बना है वो 1000 है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ये हो गया 1,07,000 नहीं 6,400, 1,06,400 इतना हो जाएगा। अच्छा, 1,06,400 माइनस हो जाएगा 3,740 50 60 माइनस 60,000 माइनस 3,700, तो ये हो गया 42,700, 1,06,400। ठीक है, अब पीएल बनाएंगे, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो प्रॉफिट आया ये हम लोग का ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई जीपी। अच्छा, यहाँ पर पीएल आइटम देखते हैं क्या क्या है। सैलरी 7,000, रेंट 3,000। अच्छा, और क्या है, रेंट के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। और डेप्रिसिएशन बोला था चार्ज करने के लिए, अगर कोई फर्नीचर है तो उस पे डेप्रिसिएशन 10%। तो फर्नीचर देखते हैं, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट ऑफिस एक्सपेंडिचर, अच्छा ये फर्नीचर नहीं है, यहाँ पर, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर फर्नीचर 5,000 पे 10% टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 5,000 पे 10% यानी कि 500, बस और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट, टोटल करेंगे 42,700, 42,700 टू नेट प्रॉफिट 42,700, 7,000 और 3,000, 10,000 12,500 लेस हो जाएगा, 12,500 लेस हो जाएगा, तो 30,200 आ रहा है नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब हम लोग को बोला है एसेट अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बोला था, बोला गया था कि ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और फर्नीचर अकाउंट बनाना है, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये भी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही ডিপ্রিসিয়েশন हो। কত এসছে? डिप्रिसिएशन लो 500। ঠিক আছে। अच्छा, देखते हैं, देखो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या लिखना है, हम लोगों के पास ओपनिंग जो वैल्यू रहेगा वो टू बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, ओपनिंग कितना था, देखो फर्नीचर 1 जैन को, ये ओपनिंग ये है क्योंकि हम लोग का ट्रायल बैलेंस जो है ना वो 1 जैन 2001 का नहीं है, वो 31 दिसंबर 2001 मतलब ईयर एंड जो ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ये सब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तभी इस पे डिप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर का। तो 5,000 बोला था, 5,000 यहाँ पर एसेट में सिर्फ फर्नीचर ही है और तो कुछ है नहीं, और डेप्रिसिएशन लग रहा है इस पे कितना 500 का, तो यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट हाइफन देके डेप्रिसिएशन 500। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि एसेट परचेस्ड कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, ये बात यहाँ पर बता दिया गया था। द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस्ड, ये बोल रहा है यहाँ पर, कहाँ गया था, ये देखो, द फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन एट हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन होता है, तो फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हेड ऑफिस फिक्स्ड एसेट को डेबिट या क्रेडिट करेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ये देखो हेड ऑफिस और यहाँ पर हो गया ब्रांच, अगर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो वो फिक्स्ड एसेट को डेबिट या
क्रेडिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट उस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन क्योंकि ब्रांच यूज कर रहा है तो वो ब्रांच लिखता है, ठीक है। तो ये ब्रांच डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस करता होगा जब भी ब्रांच एंट्री करता है, हेड ऑफिस जब एंट्री करता है तो फिक्स्ड एसेट डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा उसके हिसाब से टू ब्रांच या बाई ब्रांच होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा यहाँ पर ब्रांच ऐसे बोलेगा, देखो फिर फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है तो टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट। ये किस चीज का हुआ, डेप्रिसिएशन का, इसीलिए यहाँ पर ब्रांच अकाउंट लिखना मैंडेटरी है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी लिखा जा सकता है अगर हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस सिर्फ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पर ब्रांच दिल्ली ब्रांच ही लिखना पड़ेगा, बाकी हाइफन देके हम लोग डेप्रिसिएशन या ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन समझाने के लिए लिख सकते हैं। ये जब इंडिपेंडेंट ब्रांच का मैंने एंट्री करवाया था तब हम लोगों ने ऐसा काफी सारा एंट्री किया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बैलेंस आ रहा है, क्योंकि और तो कोई फिक्स्ड एसेट है नहीं, बस इतना सा ही हमें करने के लिए बोला, यही मेन बात है। अगर बहुत से लोग क्या करेंगे यार डेप्रिसिएशन लिख देंगे डायरेक्ट, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, भले ही 2 लाइन का आंसर है ये, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। तो ये हो गया 5000, यहाँ पर भी हो गया 5000, ठीक है। इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं टू बैलेंस बीडी अगर चाहो तो। अच्छा, बस ये वाला कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है। 14th नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर ठीक है, बैक 13। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 14 वाला हो गया, ये इलास्ट्रेशन 14 है, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम लोग का इलास्ट्रेशन 14 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब बाकी है 13 और 12, तो देखते हैं 13 वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला है, रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज ए ब्रांच एट बॉम्बे। तो ब्रांच कहाँ पर है, बॉम्बे पे है। ये क्या है, ये हेड ऑफिस है, कंपनी का नाम है रिंग बेल, वेयर ए सेपरेट सेट ऑफ बुक इज यूज्ड। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा तभी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो है वो यूज होता है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2001। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया गया है 31 दिसंबर 2001 का, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, इसीलिए देखो शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल कौन दिखाएगा, जो मेन कंपनी है, ब्रांच थोड़ी ना शेयर कैपिटल दिखाएगी, वो शेयर इशू करती नहीं है। शेयर इशू अगर करना है तो वो हेड ऑफिस को करना है, तो शेयर कैपिटल दिख रहा है। इशूड कितना किया गया है, 10,000 ऑथराइज्ड है, 8,000 इशू किया गया है, 8 लाख ही पूरा दिख रहा है, मतलब फुल्ली पेड है। पीएल में दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस 25,310, क्योंकि हम लोग पीएल जो ऐड करते हैं ना उस हिसाब से। जनरल रिजर्व दिख रहा है, फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर और ये क्रेडिटर, ठीक है। पीएल ये वाला दिख रहा है, ये पीएल 2001 का है यहाँ पर, ये 2001 के स्टार्टिंग का, मतलब ये 2000 का, ये प्रीवियस ईयर का है, ये करेंट ईयर का है, मतलब इस साल का। कैश बैलेंस ब्रांच करेंट अकाउंट, ठीक है, मतलब ब्रांच अकाउंट, वो करेंट अकाउंट लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ब्रांच अकाउंट, मतलब जैसे हेड ऑफिस के बुक्स में, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट होता है, सिमिलरली ब्रांच के हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट। फिर यहाँ पर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस भी दिया है, फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, कैश, हेड ऑफिस, करेंट अकाउंट। अच्छा, अब देखते हैं कि इन दोनों का बैलेंस मतलब इक्वल या ऑपोजिट है कि नहीं। कौन सा वाला, लास्ट दिन लिखवाया भी था, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, दोनों हम लोगों का ऑपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए। ये है 1,29,010, ये देखो ऑपोजिट तो है। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, तो डेबिट है क्रेडिट है, ठीक है, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1,33,710 है, यहाँ पर 1,29,10 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिकंसिलिएशन का नीड है, रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है, मतलब कुछ एंट्री ओमिशन है या गलत है, कुछ तो होगा। पढ़ के देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ द करेंट अकाउंट, बता भी दिया, इन द टू सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। क्या बोल रहा है, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, कैश ब्रांच ने भेजा था बट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 1 Jan 2002, मतलब 31 दिसंबर को नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मिला, तो ये कैश इन ट्रांजिट है। कौन एंट्री करेगा, हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री करेगा, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, कैश इन ट्रांजिट, जो रिसीविंग पार्टी होता है वो करता है, टू ब्रांच, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3,000 3,000।
ये वाला वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। बोल रहा है स्टॉक चोरी हो गया है इन ट्रांजिट में, ठीक है। हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक भेजा था, किसको? ब्रांच को। अब ये रास्ते में क्या हो चुका है? चोरी। तो ब्रांच के पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन हेड ऑफिस जब भेजा था तो उसने तो अपना एंट्री कर दिया था, क्योंकि ब्रांच रिसीविंग था तो एंट्री इसी को करना था। लेकिन अभी ब्रांच क्या बोलेगा? मेरे पास तो स्टॉक आएगा नहीं, चोरी हो गया, तो हम क्यों एंट्री करें? तो ये देखो, बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स। नॉर्मली ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है? जीआईटी टू हेड ऑफिस। लेकिन ये अपने बुक्स में एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास ये स्टॉक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये चोरी हो चुका है। तो एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी नॉट रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस। बोल रहा है इंश्योरेंस क्या हुआ नहीं है। ब्रांच मैनेजर बोल रहा है हम क्यों एंट्री करें, हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो 1700 का स्टॉक लॉस हुआ है, इसको हेड ऑफिस लॉस बोल के एंट्री करेगा, ठीक है। हेड ऑफिस को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जीआईटी था, रिसीविंग पार्टी भी ब्रांच था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि चोरी हो गया है, तो लॉस फिर हेड ऑफिस को ही बुक करना पड़ेगा। गिवन the branch current account in the head office after incorporation branch trial balance through journal। बोल रहा है कि ब्रांच का करेंट अकाउंट को हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेट करके दिखाओ आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्री, और जर्नल एंट्री के थ्रू से करना है। तो और देख लेते नीचे कुछ बोला है कि नहीं। नहीं, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हमें इनकॉर्पोरेशन करके दिखाना है। तो पहले हम लोग जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कर लेते हैं। ए और बी पॉइंट के लिए पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 13। अच्छा, ये एंट्रीज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों बैलेंसेस जो है मीट नहीं कर रहा है, और वो दिख भी रहा है कि ये सब एंट्री पास किया हुआ नहीं है। तो एंट्री पास करते हैं। ये हो जाएगा कैश इन ट्रांजिट। ये इन द बुक्स अब क्या हो जाएगा? किसके बुक्स में होगा? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, तो हेड ऑफिस के बुक्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। दोनों एंट्री ही हेड ऑफिस के बुक्स में होगा। पहला एंट्री कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर करेंट बोल के लैंग्वेज यूज किया गया है तो हम भी यूज कर लेते हैं। कैश इन ट्रांजिट कितना है? 3000। बीइंग कैश सेंट बाय ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड टिल 31 दिसंबर 2001। अच्छा, फिर सेकंड हो गया स्टॉक लॉस हो गया है, तो फिर हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? लॉस तो डेबिट होता है, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो जाने को हम लोग थेफ्ट बोल सकते हैं, या फिर स्टोलन लिख सकते हो। डेबिट टू क्रेडिट किसको करेगा? ब्रांच अकाउंट को। मतलब गुड्स जो भेजा गया था उसे रिवर्स कर दे रहा है, क्योंकि जब भेजा होगा ब्रांच को डेबिट किया होगा, तो जितना चोरी हो गया उतने से ब्रांच को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग स्टॉक लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने ये वाला एंट्री कर लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, ब्रांच 3000 और 1700, मतलब 4700 से ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो गया 4700 से। अब देखो यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट था ना, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। 1,33,710 ये क्या बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। और अभी जो एंट्री हुआ, दोनों एंट्री से ही ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3000 और 1700 से। तो 3000 क्रेडिट और 1700 क्रेडिट। तो चेक करके देखो क्या ये रेक्टिफाई करने के बाद बैलेंस हमारा टैली हो रहा है। 133,710 डेबिट, और ये माइनस कर देते हैं 4700, मतलब 1,29,10। हाँ, 1,29,10 डेबिट। अब देखो यही वाला था, यहाँ पर चेक करके देखो 1,29,10 यही वाला था। इसका मतलब हम लोग का रेक्टिफाई हो गया। रेक्टिफाई होगा तभी इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल है। जब तक रेक्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक इनकॉर्पोरेशन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग को बोला है इनकॉर्पोरेट करने के लिए,
तो हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग सारा का सारा जो है ब्रांच का पीएल वगैरह जो है वो मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एंट्री किया था ना, एसेट टेक ओवर किया था, लाइबिलिटी टेक ओवर किया था, प्रॉफिट लॉस टेक ओवर किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस देख देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जर्नल एंट्रीज, इनकॉर्पोरेशन हमें जर्नल एंट्री के थ्रू से दिखाने बोला है, तभी जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ये देखो बोल दिया है कि इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल एंट्री। तो ठीक है, देखो कैसे होगा। ट्रायल बैलेंस देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये वाला फिक्स्ड एसेट है, ये तो एसेट है यहाँ पर। अच्छा, प्रॉफिट है 31,700, हमें प्रॉफिट बता दिया है तो हम लोग प्रॉफिट को ले लेते हैं पहला। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल। being branch profit for the year incorporated। हेड ऑफिस अपने बुक्स में प्रॉफिट को ऐड कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, टेक ओवर कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है देखते। प्रॉफिट ले लिया, फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट लिया जा रहा है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 95,000। अच्छा, और स्टॉक डेबिट 50,460, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक ब्रांच स्टॉक, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच डेटर और ब्रांच कैश, ये सब टेक ओवर होगा। अच्छा, ब्रांच स्टॉक का वैल्यू कितना है 50,460, ब्रांच डेटर का बैलेंस है 19,100 और ब्रांच कैश है 6,550। टू ब्रांच करेंट अकाउंट 1,71,110 हो जाएगा, ऐड करने से चेक कर लो। 95,000 प्लस 50,460 प्लस 19,100 प्लस 6,550, तो ये हो गया 1,71,110। बीइंग एसेट brought into हेड ऑफिस बुक्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट एंट्री लाइबिलिटी वाला, एसेट तो सारा हम लोगों ने ले लिया, लाइबिलिटी में ये वाला क्रेडिटर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर, टू क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिटर को लिया जा रहा है ब्रांच करेंट अकाउंट, ब्रांच करेंट अकाउंट। हम लोग को एंट्री कैसे करना है, एसेट डेबिट होता है तो एसेट डेबिट टू ब्रांच, और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो ब्रांच टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जो रहेगा जैसे कि क्रेडिटर, तो यहाँ पर ब्रांच क्रेडिटर लिखना जरूरी होता है। तो ब्रांच क्रेडिटर ये है 10,400। बीइंग क्रेडिटर brought into हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। अच्छा, हमें एंट्री करने बोला था और गिव द ब्रांच करेंट अकाउंट, ठीक है, और ब्रांच करेंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। तो ये तो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एंट्री किया, इसके अलावा हम लोग आगे नहीं कर सकते थे। ये जर्नल एंट्री किया और बोल रहा है ब्रांच का करेंट अकाउंट जो है वो हमें प्रिपेयर करके देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच करेंट अकाउंट। तो यहाँ से पहले पोस्ट कर ले, ब्रांच करेंट टू पीएल हो जाएगा 31,700, टू पीएल। अच्छा, कुछ ओपनिंग बैलेंस है वो भी तो लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 133,710 डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी 133,710। अच्छा, ये पीएल वाला हो गया। टू ब्रांच करेंट अकाउंट मतलब बाई सन्ड्री एसेट,
बाई सन्ड्री ब्रांच एसेट। अब इंडिविजुअली पोस्ट नहीं कर रहे, हम टोटल में ही लिख दे रहे। 1,71,110। अच्छा, और ये क्रेडिटर है तो यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच क्रेडिटर 10,400। अच्छा, यहाँ पर ये दो एंट्री का टू ब्रांच बाई CIT, बाई लॉस, बाई थेफ्ट। $3,000 बाई लॉस ऑफ थेफ्ट 1,700। ठीक है, सारा चीज तो लिख दिया। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें ये सारे एडजस्टमेंट होंगे तो ये हो गया 0, 1, 21, 2, 6, 7, 1, 1,76,000 चेक कर लेते हैं। 133,710 प्लस 31,700 10,400 1,75,000 गलत ऐड कर लिया मैंने। 1,75,810 और यहाँ पर -171110 माइनस ये हो जाएगा 4700। हाँ, टैली हो रहा है तो 1,75,810 ये बन गया हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का करेंट अकाउंट। ये हमें बनाने के लिए बोला था। और देख लेते हैं और क्या बोल रखा है। Give the branch current account in head office books after incorporating branch trial balance through journal। तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर और कुछ हमें दिखाने का जरूरत नहीं। और अगर PL अकाउंट भी एक चाहो तो दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर करेंट अकाउंट बनाए तो अगर PL अकाउंट चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखो PL अकाउंट ऐसे बनेगा, बाई बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस होता है PL का। ये देखो PL है कितना 25,310, 25,310। अच्छा, और इस बार का जो PL है बाय करेंट ईयर प्रॉफिट, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। हेड ऑफिस का जो है वो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से मिलेगा 52,200। अच्छा, ब्रांच का जो PL है वो 31,700 आया, मतलब इनकॉर्पोरेट हो रहा है पूरा का पूरा प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का लॉस बाय थेफ्ट जो है वो PL में ट्रांसफर होता है। तो लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम था नहीं तो पूरा ही जो है लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट 1,700। तो ये पता चल जाएगा कि कितना नेट नेट कितना प्रॉफिट हो रहा है इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 700, 800, 900, 9, 10, 1,09,210। उसमें से 1,700 हम लोग का लेस हो जाएगा। 1,09,000, 1,09,210 माइनस 1,700, तो ये हो गया 1,06,109,210 माइनस 1,700, 1,07,510। इनकॉर्पोरेट करने के बाद कंबाइनली ये वाला प्रॉफिट दिखेगा पूरे कंपनी का। मतलब ये जो रिंगवेल कंपनी है, क्या नाम था, रिंगवेल, हाँ, इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये दिखेगा। ये अकाउंट हमें बोला नहीं था लेकिन बना लिया है हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। और एक बचा है वो भी कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं इलास्ट्रेशन 13। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला है इलास्ट्रेशन 12, यही वाला लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद फॉरेन ब्रांच होगा। एफिक्स ऑफ कोलकाता हैज ए ब्रांच एट दिल्ली, तो कोलकाता में है हेड ऑफिस, ब्रांच है दिल्ली में, टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। बोल रहा है कि गुड्स सप्लाई होता है कोलकाता से बट इसका रिकॉर्डिंग कॉस्ट का अभी तक नहीं हुआ है। 31 मार्च 2001 ब्रांच बैलेंस शीट दिख रहा है, ब्रांच का बैलेंस शीट दिख रहा है। तो ये हो गया एसेट साइड दिख रहा है, कुछ डेटर बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, कैश एट बैंक, क्रेडिटर का बैलेंस हेड ऑफिस। ड्यूरिंग द 6 मंथ्स ये ट्रांजैक्शन टुक प्लेस हुआ है। ये 6 महीने का ट्रांजैक्शन नीचे दिखा रहा है, मतलब इसका एंट्री नहीं हुआ होगा। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, हेड ऑफिस का अकाउंट हमें दिखाना है ब्रांच के अकाउंट में, मतलब दिल्ली बुक्स यानी ब्रांच, एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2001। बोल रहा है 30 सितंबर 2001 तक का ब्रांच का बैलेंस शीट बना के दिखाओ, हमें ये बोल रहा है। और ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है ये कब तक का बना हुआ है, ये बना हुआ है हम लोग का 31 मार्च 2001। उसके बाद 6 मंथ्स मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और 6 महीने का बैलेंस शीट बना के दिखाने के लिए बोल रहा है। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन दिल्ली बुक्स, दिल्ली बुक्स में हमें जर्नल एंट्री भी करके दिखाने के लिए बोला है, दिल्ली यानी ब्रांच के बुक्स में, यानी ये 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका जर्नल एंट्री दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद ही हमारा बैलेंस शीट वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगा। तो इलास्ट्रेशन 12, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। अच्छा, जर्नल एंट्री में क्या क्या आएगा देखते हैं, क्या क्या है ये देखो। यहाँ पर है सेल्स, ठीक है, सेल्स है। सेल्स हम लोग का क्या हो जाता है, नॉर्मली सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं तो बाई सेल्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इनकॉर्पोरेट भी करना है। देखो क्या बोला है, सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, मतलब ब्रांच के बुक्स में हमें क्या करना है, ये वाला इनकॉर्पोरेट करना है। तो अभी तक हम लोग इनकॉर्पोरेशन एंट्री कर रहे थे, हेड ऑफिस कर रहा है। मैंने बोला था ब्रांच भी कर सकता है, तो हेड ऑफिस अगर बोलता है मेरे पास एसेट आ रहा है तो ब्रांच बोलेगा मेरे पास से एसेट जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का इनकम मेरा इनकम, तो ब्रांच बोलेगा मेरा इनकम हेड ऑफिस के पास जा रहा है। तो हेड ऑफिस अगर एंट्री करता है इनकॉर्पोरेट का तो वो बोलेगा टू सेल्स, मेरे पास इनकम आ रहा है, हम इनकम को टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन ब्रांच बोलेगा मेरा इनकम जा रहा है, तो ब्रांच सेल्स को डेबिट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन एंट्री हो रहा है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच के तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से एंट्री होगा। तो पहला एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच कर रहा है तो इसलिए सेल्स को डेबिट कर रहा है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2,40,000। और क्या डेबिट होगा, और किसी तरह का अर्निंग, परचेज, वेजेस, ये सब खर्चा है, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, फायर, रेमिटेंस। अच्छा, रेमिटेंस है, यहाँ पर है मैनेजर सैलरी, करेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, ठीक है, डिस्काउंट अर्न यहाँ पर हो जाएगा, अर्निंग है ना, तो डिस्काउंट अर्न, अपना अर्निंग चला जा रहा है, कौन ले रहा है, हेड ऑफिस, डिस्काउंट अर्न हो जाएगा। ये दो आइटम, मतलब दो क्रेडिट आइटम को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया, चला जा रहा है टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस। यहाँ पर टोटल कर देते हैं 2,41,200, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रेवेन्यू ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस का एंट्री कर सकते हैं, सेकेंड। अच्छा, एक्सपेंसेस का एंट्री कर सकते हैं, तो एक्सपेंसेस चला जाएगा तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस में लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। परचेज है 48,000। अच्छा, उसके बाद है वेजेस 20,000। अच्छा, सैलरी जो है एडवांस इंक्लूडेड है तो एडवांस का एंट्री अलग होगा, तो नॉर्मल खर्चा कितना हो जाएगा 4,400। तो यहाँ पर लिखते हैं टू सैलरी, मतलब ये एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ईयरली एक्सपेंसेस कितना है वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, एडवांस का अलग एंट्री होता है। तो एडवांस हम लोग लेस करते हैं, अगर पीएल बनाते हैं, यहाँ जर्नल एंट्री बोला है तो जर्नल एंट्री के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंस 1,600 टू जनरल एक्सपेंस 1,600। अच्छा, ये सब 6 मंथ्स का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट खर्चा देखते हैं, जनरल एक्सपेंसेस के बाद फायर इंश्योरेंस, लेकिन ये 1 ईयर का पेड है, जबकि ये 6 मंथ्स का हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इसको हमें एडवांस है यहाँ पर, तो हमें 6 मंथ्स का दिखाना पड़ेगा। तो ये डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 कर देते हैं, या आधा कर दो हो जाएगा, टू फायर इंश्योरेंस
3600 इंटू 6/12, 6 मंथ्स का हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसका आधा 1800, ठीक है, 1800 हो जाएगा, नहीं 1600 होगा। ये 3200 है, चेक करते हैं। 1600। अच्छा, फायर इंश्योरेंस के बाद और क्या खर्चा है? मैनेजर सैलरी, टू मैनेजर सैलरी और टू डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, मैनेजर सैलरी 4800, डिस्काउंट अलाउड 8000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस। अच्छा, कितना हो रहा है? 1600, 4800, 8000। अच्छा, 1600, 4400 और ये हो गया 68,000। 27, इतना कम कैसे होगा? $68 प्लस 4400 प्लस 1600 और 1600 12,800, 88,400। ये ठीक है, 88,400 होगा। ये हम लोगों ने एक्सपेंसेस का भी रिकॉर्डिंग कर दिया, मतलब एक्सपेंसेस ब्रांच से हेड ऑफिस के पास आ गया, ठीक है। अब हम लोगों का जो दो एडवांस और प्रीपेड था उसका एंट्री करते, सैलरी एडवांस था, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 2000 being advance adjusted by debit to salary advance account। देखो, सैलरी पे करने से एंट्री क्या होता है? सैलरी टू कैश। एडवांस करने से एसेट होता है, तो सैलरी एडवांस टू सैलरी होगा, ठीक है। और प्रीपेड वो भी एसेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1600 का है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, मतलब फायर इंश्योरेंस जो है हम इंश्योरेंस ही लिख देते हैं। 1600 बीइंग प्रीपेड एडजस्टेड, ठीक है। ये एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया। अब हम लोग एसेट का देखते हैं। सेल्स, परचेज, वेजेस, सैलरी, जनरल, फायर इंश्योरेंस, रेमिटेंस है, मैनेजर सैलरी, ये रहा। एसेट में डेटर से कलेक्शन हुआ है, बट डेटर का बैलेंस नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर बिल्डिंग का एक बोला था, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट, बिल्डिंग अकाउंट के लिए पेमेंट हुआ है हेड ऑफिस के तरफ से, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेड ऑफिस के पास बिल्डिंग आ जाएगा, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट क्यों आएगा? इसका और एक रीजन भी है, देखो, सिर्फ इसीलिए नहीं, यहाँ पर दे रखा है कि हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है बिल्डिंग का वैल्यू, ये देखो, फिर इसीलिए वो क्लोज है। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, तो बिल्डिंग इसके पास से चला जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर हो गया 4000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट पेड ऑन बिल्डिंग, ठीक है। बाकी हम लोग के पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है जिसका हम लोग एंट्री पास कर दे, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग को दिख रहा है ना कि हम लोग डेटर का एंट्री कर सकते हैं, बट हमारे पास डायरेक्टली डेटर नहीं है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, ठीक है। तो ये डेटर अकाउंट में एडजस्ट होना चाहिए, बट हमें यहाँ पर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा बाद में। अभी बोल रहा है सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट, हमें हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है पहले, ठीक है। तो अभी जितना भी एंट्री हो पाया है, अब नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं इससे हेड ऑफिस अकाउंट।
हेड ऑफिस अकाउंट किसके बुक्स में हो रहा है? सारा का सारा काम जो है वो हेड ब्रांच के बुक्स में हो रहा है, ठीक है। ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, तो ब्रांच के बुक्स में पहले देखते हैं हेड ऑफिस का बैलेंस क्या है। तो 1,68,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस BD 1,68,000, और बाकी जो भी एंट्री हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा टू, यहाँ पर ये वाला पहले टू हेड ऑफिस, तो ये हो जाएगा हम लोग का बाई सन्ड्रीज रेवेन्यू बोल के 2,41,200 बाई सन्ड्रीज लिख देंगे। पूरा एक एक लाइन लिखने, मतलब एक एक आइटम लिखने का जरूरत नहीं है। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का टोटल है 2,41,200, और यहाँ पर हो जाएगा टू सन्ड्रीज बोल के एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है 88,400, रिकॉर्ड हो जाएगा 88,400। अच्छा, इसके बाद ये सब तो नहीं आएगा। ये हेड ऑफिस टू बिल्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्डिंग 4,000। अच्छा, टू बिल्डिंग 4,000, और एक कैश रेमिटेंस था। ये देखो यहाँ पर एक एंट्री किया गया था, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को ये रेमिट किया गया था, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये तो टेक ओवर इनकॉर्पोरेशन का एंट्री है। तो रेमिट करने से एंट्री क्या होता है? हेड ऑफिस को पैसा दिया गया, तो ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? ब्रांच बोला मेरे पास से पैसा गया टू कैश, और हेड ऑफिस को डेबिट किया होगा, तो हेड ऑफिस डेबिट टू कैश, यहाँ पर हो गया रेमिटेंस। अगर चाहो तो वहां पर भी ये एंट्री कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38,400। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 4,09,200, 4,09,200 माइनस ये हो गया 38,400 माइनस 88,400 माइनस 4,000, तो 2,78,400, 2,78,400 टू बैलेंस सीटी। तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था, ये बन गया, और शायद बैलेंस शीट भी बोला था यहाँ पर, एंड ब्रांच बैलेंस शीट, ठीक है। तो ब्रांच बैलेंस शीट यहाँ पर बनाएंगे एज ऑन 30th September 2001। अच्छा, ब्रांच का बैलेंस शीट में हम लोग देखते क्या क्या होगा। पहला बात है डेटर, डेटर दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर डेटर लिखेंगे, लेकिन डेटर का बैलेंस चेंज होगा क्योंकि ये तो पुराना बैलेंस है, फिर 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर और क्या आ जाएगा? एडवांस सैलरी आ जाएगा, एडवांस सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब आ जाएगा। एडवांस सैलरी 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,600, और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये हमारे पुराने बैलेंस शीट से ही दिख रहा है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अच्छा, एक तो है 8,000, इसमें भी चेंजेस आएगा, इसमें भी चेंजेस आएगा, कैश अकाउंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये कैश इन हैंड इसीलिए आएगा, ये देखो यहाँ पर 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शन में 1,600 दिख रहा है, तो कैश इन हैंड में हम लोग लिख देते हैं 1,600, और कैश एट बैंक में है 28,000, तो ये यहाँ से देख के ही लिख देते हैं, ये 6 मंथ्स के ट्रांजेक्शन के बाद दिख रहा है। यहाँ पर बस डेटर का अकाउंट हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा देख लेते हैं, क्रेडिटर और हेड ऑफिस, तो यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर, ये भी चेंज होगा डिस्काउंट वगैरह के बाद, और हेड ऑफिस, ये दो चेंज होने के बाद ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग बनाते हैं पहले डेटर और क्रेडिटर अकाउंट, पीछे बना लेते हैं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। डेटर अकाउंट टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग वाले यहाँ पर, यहाँ से दिखेगा, ये देखो 2 लाख, ये दिख रहा है 2 लाख। इसके बाद जो 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन हो उससे ये बैलेंस बदल जाएगा। तो डेटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? डेटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,60,000, तो बाई कैश 1,60,000, डिस्काउंट अलाउड है, तो बाई डिस्काउंट अलाउड, ये कितना था? 8,000, ठीक है, ये 8,000 था। और सेल,
सेल का तो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो डेटर टू सेल। अब सेल हमें क्रेडिट है कि नहीं बताया, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा सेल क्रेडिट है, नहीं तो हम लोग कैसे डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बाई बैलेंस करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये हो गया 4,40,000 और 1,68,000। 440,168 माइनस कर लेते हैं। 2,72,000, 4,40,000। तो ये हम लोग का डेटर का बैलेंस आ गया 2,72,000, यहाँ पर आ जाएगा 2,72,000। और इसका टोटल जो है देख लेते हैं, 2,72,000 और ये हो गया 3,000, ये हो गया 3,200, मतलब 5,200 और 28,000, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33,200। तो ये 604 आ रहा है, नहीं कुछ गलत आ जा रहा है शायद, ऐसे करके 272 प्लस ये हो गया 5,200, ये तीनों मिला के प्लस 28,000, 3,05,000 ऐसा आ रहा है, 3,05,200। अच्छा, इधर भी इतना ही आना चाहिए, चेक करेंगे। पहले क्रेडिटर अकाउंट तो बना ले, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिटर का बैलेंस नहीं लिख पाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 40,000, पेड टू क्रेडिटर बोला था तो टू कैश, डिस्काउंट रिसिप्ट भी था, ये रहा डिस्काउंट अर्न्ड 1,200 और पेड टू क्रेडिटर 60,000 टू डिस्काउंट, डिस्काउंट 200 बोला था शायद, नहीं 1,200 बोला है। अच्छा, और क्या आएगा परचेज, जैसे उसमें सेल आता है यहाँ परचेज आएगा, परचेज पूरा का पूरा क्रेडिट मानना पड़ेगा 48,000, तो टोटल हो गया 88,000 और माइनस 60, मतलब 28 और 12, 28,000 माइनस 1,200, तो ये हो गया 26,800 क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सीडी 26,800, ये हो गया क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर लिखेंगे 26,800। ठीक है, अब हेड ऑफिस का देखना पड़ेगा कितना बैलेंस आएगा, हेड ऑफिस का बैलेंस देखना पड़ेगा। हेड ऑफिस का पहले से कितना था ये चेक करते हैं। ओ, हेड ऑफिस का कितना आया, ये तो हम लोगों ने बना रखा है ना, हेड ऑफिस का आ रहा है 2,78,400, 2,78,400 और ये ऐड करने से इतना आ जाता है कि नहीं, हाँ आ रहा है 3,05,200। देखो मैंने यहाँ पर कैश वाला डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम लोग का कैश एट बैंक था स्टार्टिंग में, कैश इन हैंड नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब कैश एट बैंक जो है वो इंक्रीज कैसे हुआ होगा, उसमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा इन हैंड और बैंक। तो इसका भी एक बार चेक करके देख सकते हो कि बैलेंस यही होगा कि नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं कैश एंड बैंक बोल के एक अकाउंट बना लो, वहां पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ये रहा टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 8,000, ये पुराने वाले जो है बैलेंस शीट से पता चल रहा है कैश का बैलेंस। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शंस हुआ है वो देखते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो यहाँ पर बाई डेटर आ जाएगा। ठीक है, डेटर से कलेक्शन हुआ है तो इसको हम लोग सॉरी यहाँ पर टू डेटर बोल के आ जाएगा 1,60,000, ये देखो डेटर अकाउंट से 1,60,000 क्रेडिटर से पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई क्रेडिटर, ये हो गया क्रेडिटर को पेमेंट किया हम लोगों ने 60,000। ठीक है, और क्या क्या ट्रांजैक्शन है, वेजेस पेड 20,000, तो बाई वेजेस, अच्छा बाई सैलरी, सैलरी कितना आएगा पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि पेड तो 6,400 है, हम लोग ये कैश आउटफ्लो दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस ये भी पूरा आएगा 3,200। अच्छा, बाई जनरल एक्सपेंस, बाई जनरल एक्सपेंस 1,600। अच्छा, और ये जस्ट चेक करने के लिए और कुछ नहीं, जनरल एक्सपेंस लिख दिया है, और है मैनेजर सैलरी,
4,800। अच्छा, बिल्डिंग के लिए पे हुआ है, बिल्डिंग 4,000। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। बाई कैश इन हैंड, बाई कैश एट बैंक, अगर दोनों साइड टैली हो जाता है तो यही हम लोग का क्लोजिंग होगा, इसमें कुछ अपडेट नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ एड लेस ऐसा कोई बात नहीं आ रहा है। अगर दोनों तरफ हम लोग का सेम आंसर आ रहा है तो यहाँ पर कितना है 1,68,000, इधर तो आ जा रहा है 1,68,000 और यहाँ पर हो जाएगा 8,800 प्लस 1,600 प्लस 28,000 और 60 और 20 नहीं ये 60 और 20 86,400 प्लस 3,200 प्लस 1,600 1,29,000। ये 1,29,000 कैसे आ गया? 80,000 प्लस 6,400 3,200 1,600 4,800 4,000 1,600 28,000। हाँ 1,29,000 ही आ रहा है, कुछ तो नहीं लिखा होगा मैंने। वेजेस लिखा है, सैलरी लिख दिया है, जनरल एक्सपेंस लिखा है, मैनेजर सैलरी, क्रेडिटर नहीं लिखा, हाँ क्रेडिटर भी लिखा है। 1 2 3 4 हेड ऑफिस, अच्छा रेमिटेंस था वो नहीं लिखा, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये वाला कैश नहीं लिखा ना, ये वाला कहाँ गया? हेड ऑफिस में रेमिटेंस, ये वाला 38,400 ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई हेड ऑफिस 38,400। अब ऐड करने से इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते 38,400। हाँ 1,68,000। ये जस्ट चेक करने के लिए जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये सही है कि नहीं, मतलब सही तो है, मतलब मिडिल में कुछ अगर हमारा बैलेंस फिगर आ रहा है तो उसको यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन हमें बता देता है, फिर भी चेक करके देख लेना चाहिए। तो ये देखो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का ब्रांच कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो नॉर्मल हम लोग का ब्रांच डोमेस्टिक वाला था, अभी फॉरेन ब्रांच का 3 या 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग फॉरेन ब्रांच नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हम लोग का ब्रांच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही।